सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओनजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय आपके एसएससी जेल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो डिस्कशन में मैंने एक लिंक दिया है, ठीक है। वहाँ से दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एसएससी जेल में जी के जिसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप इंपोर्टेंट जी के जिसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो दोस्तों लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठबंधन उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है दोस्तों वैशाखी त्यौहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वैशाखी त्यौहार हर साल किस माह में मनाया जाता है दोस्तों। तो वैशाखी त्यौहार हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बात दोस्तों खालसा पंथ की करते हैं दोस्तों। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी। तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम, होला मोहल्ला महोत्सव की शुरुआत किसने करी दोस्तों। तो होला मोहल्ला महोत्सव की स्थापना दोस्तों 1680 में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को खालिस्तान वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है दोस्तों। तो भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दोस्तों। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तो बात करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तो बात करते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तो बात करते हैं राष्ट्रपति की दोस्तों। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 35 वर्ष, और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास क्षमदान की शक्ति किस अनुच्छेद में दोस्तों। तो राष्ट्रपति के पास क्षमदान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया दोस्तों। तो राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज का हमारा। 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये किया गया दोस्तों नितिन गुप्ता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दोस्तों ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आज का हमारा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो भारत के राष्ट्रपतियों में से योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन रहे थे दोस्तों। तो ये रहे थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात योजना आयोग की आई है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, योजना आयोग के
मतलब योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बात महात्मा गांधी की आई है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 20 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अच्छा दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु दोस्तों 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी नई दिल्ली के बिरला हाउस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था दोस्तों? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 15 अगस्त की दोस्तों। तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, 2023 को कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा दोस्तों? तो 2023 को दोस्तों 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 14 नवंबर को, ठीक है, बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आज का हमारा। किस राज्य सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव दोस्तों, ये राजस्थान के बीकानेर में लगता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तीज महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गणगौर त्यौहार भी राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में दोस्तों कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आज का हमारा। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं इकट्ठा होने की आज़ादी दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इकट्ठा होने की आज़ादी दोस्तों अनुच्छेद 19 का बी में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 का ए पार्ट में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मूल अधिकारों की दोस्तों। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मूल अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में दोस्तों हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन दोस्तों शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार दोस्तों, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, जो दोस्तों अनुच्छेद 300 में अब रख दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था दोस्तों? तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में दोस्तों हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। ठीक है, जो दोस्तों 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो कि दोस्तों 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरा मौलिक अधिकार है हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो कि दोस्तों 23 से लेकर 24 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चौथा मौलिक अधिकार है दोस्तों हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो कि दोस्तों ठीक है 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 5वें मौलिक अधिकार के दोस्तों, तो यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है, जो कि दोस्तों 29 से लेकर 30 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छठा और अंतिम अधिकार है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आज का हमारा। किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में
सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मतलब किसको, सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आप पूछा गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का था। तो दोस्तों अमजद अली खान को, ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान को दोस्तों सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अमजद अली खान दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो अमजद अली खान का जन्म दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अमजद अली खान किस घराने से संबंधित थे दोस्तों। तो अमजद अली खान दोस्तों सैनिया बंगज, ठीक है, सैनिया बंगज घराने से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म दोस्तों दुमराव बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं किशन महाराज का संबंध किससे है दोस्तों। तो किशन महाराज का संबंध दोस्तों तबला वादक से है, ठीक है। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म बनारस में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों मैं आपको जितने भी प्रसिद्ध, ठीक है, वाद्य यंत्र है और उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है दोस्तों। तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक कौन है। तो प्रसिद्ध सितार वादक है पंडित रविशंकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध तबला वादक कौन है दोस्तों। तो प्रसिद्ध तबला वादक है दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है दोस्तों। तो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध बीणा वादक कौन है दोस्तों। प्रसिद्ध बीणा वादक हैं उस्ताद अली खान, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और दोस्तों सरोद वादक तो यही है हमारे अपने, ठीक है, अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आज का हमारा, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या दोस्तों। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक है जूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं डेसिबल किसका ऐसा ही मात्रक है दोस्तों। तो डेसिबल दोस्तों ध्वनि का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वाट किसका मात्रक है दोस्तों। तो वाट शक्ति का मात्रक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से खालिस्तान के आदर्श पर बल दिया था दोस्तों। तो ये दिया था मोक्ष पर बल दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी दोस्तों। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को करी थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आज का हमारा, गोल्जी उपकरण में परिपक्व भाग खालिस्तान होता है दोस्तों। तो ये होता है अवतल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आज का हमारा, कोयले का जलना किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों ये। तो कोयले का जलना किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों। तो यह है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों। तो वियोजन अभिक्रिया में दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों या फिर यौगिकों में विघटित हो जाता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि दोस्तों कोई पदार्थ जो है छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब विघटित हो जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आज का हमारा, पादपों में जाइलम ऊतक का खालिस्तान भाग भोजन का भंडारण करता है दोस्तों। तो ये करता है जाइलम पेरेंट काइमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पादपों में जल का परिवहन कौन करता है दोस्तों अन्य भागों तक। तो पादपों में जल का परिवहन दोस्तों जाइलम ऊतक करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पौधों में खाने का ऊतक मतलब खाने का परिवहन कौन करता है दोस्तों, मतलब अन्य भागों तक मतलब भोजन का परिवहन कौन करता है। तो ये करता है फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम एक ऊतक होता है जो दोस्तों पौधों के अंदर भोजन का परिवहन करता है, यानी कि भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, पौधों के। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन भाग लेता है दोस्तों। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल भाग लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जो पौधों का हरा भाग होता है ना उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आज का हमारा,
भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए दोस्तों सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग, ठीक है, ये थीम अपनाई गई थी, ठीक है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून 2015 को मनाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, वर्तमान में यानी कि दोस्तों 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया दोस्तों 21 जून को, इसमें दोस्तों इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए योग करें, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आज का हमारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है विजयवाड़ा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आज का हमारा। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारक संघ की स्थापना की, जिसे बाद में खालिस्तान के रूप में जाना गया दोस्तों। तो इसको बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कहाँ पर करी थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किसने करी थी दोस्तों? तो किसने करी थी दोस्तों? तो ये करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहाँ पर करी थी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना? तो ये करी थी गिरगांव मुंबई में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब करी थी? तो ये करी थी 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, देव समाज की स्थापना किसने करी थी? तो देव समाज की स्थापना दोस्तों सत्यानंद, ठीक है, सत्यानंद अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषक स्तर में सुधार कराने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया गया था दोस्तों? तो ये कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था केरल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, केरल में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या दोस्तों? तो उसका नाम है ओणम त्यौहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक में दोस्तों यक्षगान, गुल्लो कुनीता और भूतकोला लोक नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जल्लीकट्टू त्यौहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों मैं त्यौहार इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों एसएससी सीजीएल में त्योहारों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आंध्र प्रदेश में दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं केरल की, तो दोस्तों केरल में कौन से शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं दोस्तों? तो केरल में दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का हमारा 18 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए थे दोस्तों? तो ये उत्तराखंड राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हरियाणा में दोस्तों कौन सा हड़प्पा स्थल पाया गया था दोस्तों? तो हरियाणा में राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल पाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में कालीबंगा हड़प्पा स्थल पाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में लोथल हड़प्पा स्थल पाया गया था, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आज का हमारा। संसद शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है दोस्तों, तो संसद शब्द दोस्तों राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों, पहले अंग का नाम है राष्ट्रपति, दूसरे अंक का नाम है लोकसभा और तीसरे अंक का नाम है दोस्तों राज्यसभा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आज का हमारा।
बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है दोस्तों? तो बैक स्टिक शब्द का प्रयोग दोस्तों हॉकी खेल में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात करते हैं वॉलीबॉल में दोस्तों। तो वॉलीबॉल में कितने सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मैं आपको सारे बताता हूँ, ठीक है। वॉलीबॉल में दोस्तों, ठीक है, पेनेट्रेशन, डयूस, ठीक है, इस स्मैश, इसके अलावा दोस्तों स्पाइकर्स, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों साइड आर्म, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बुस्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बास्केटबॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो बास्केटबॉल में दोस्तों टेक्निकल फाउल, इसके अलावा कॉमन फाउल, इसके अलावा दोस्तों ओवरहेड, इसके अलावा फ्री थ्रो, इसके अलावा अंडर हैंड, ठीक है, ये सब दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा बैडमिंटन की बात करते हैं दोस्तों, तो बैडमिंटन में सर्विस कोर्ट, ठीक है, इसके अलावा शटल कॉक, इसके अलावा लव नेट, ठीक है, फोर हेड, ठीक है, इसके अलावा हिट, इसके अलावा ड्रॉप, इसके अलावा दोस्तों बैक हेड, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्मैश, ठीक है, स्मैश आपको याद रखना है कि बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं डबल फोन, ठीक है, तो ये सब दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित प्रसिद्ध शब्द हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बना दोस्तों आज का हमारा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी दोस्तों? तो ये करी थी संगम राजवंश ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1336 में हरिहर बुक्का ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों हम्पी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हो गया था दोस्तों? तो तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है। तालीकोटा युद्ध में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य को दक्कन सल्तनत ने हरा दिया था, ठीक है, उसको दोस्तों उसको नष्ट कर दिया था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध तो 13 जनवरी 1565 को 1565 को हुआ था, ठीक है, तालीकोटा का, ठीक है दोस्तों। और किस किस के बीच हुआ था मैंने आपको बताया था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आज का हमारा। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको होने वाले क्षय को दोस्तों अपर्दन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आंकलन की विधियों में से एक नहीं है दोस्तों? तो बैंकिंग विधि राष्ट्रीय आय आंकलन की विधियों में से एक नहीं है, ठीक है। उत्पाद विधि भी है, आय विधि भी है और व्यय विधि भी है, ठीक है, तो बैंकिंग विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था दोस्तों? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आज का हमारा। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना दोस्तों 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आज का हमारा। अनबुझे चूना का रासायनिक सूत्र क्या दोस्तों? तो अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaO, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको दोस्तों इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो इसका नाम दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भुजे चूने का रासायनिक सूत्र क्या दोस्तों? तो भुजे चूने का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको दोस्तों बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनबुझे चूने का नाम है, मतलब अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaO और भुजे चूने का रासायनिक सूत्र दोस्तों Ca, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।